हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद आवर डिस्कशन। भाई साहब, अभी अपन जो आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट है उस पे अपनी चर्चा 11वीं कक्षा की वजह के नाम पे पहला जो चैप्टर है दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उस पे अपना डिस्कशन खत्म हुआ है। अब यूनिट्स एंड मेजरमेंट इज लाइक अ इंट्रोडक्शन, ठीक है। इट्स लाइक कि मान लीजिए कोई नई लैंग्वेज आपको सीखनी है तो पहले कुछ उसके टर्मिनोलॉजीज होती हैं, कुछ कीवर्ड्स होते हैं। एक छोटा बच्चा अगर मान लीजिए कुछ बोलना शुरू करता है या बोलना सीखता है तो प्रोसेस क्या होता है उसका सीखने का? तो पहले वो क्या करता है, वो कुछ आवाजें निकालता है खाली मुंह से, ठीक है। वो जब आवाजें निकालेगा तो उसके बाद धीरे धीरे शब्द बनने शुरू होते हैं, शब्द बनते हैं तो उसके बाद सेंटेंसेस बनते हैं। और ये मैं कह रहा हूं छोटा बच्चा मतलब वो उसी एज में रह गया और ये सब हो गया, ऐसा नहीं। बाय द टाइम आई एम सेइंग धीरे 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 समय आगे बढ़ेगा और बालक की जो कैपेबिलिटीज हैं बोलने की वो बढ़ती जाएंगी। जो वर्ड्स वो गेन करेगा, वोकैबुलरी जो गेन करेगा वो बढ़ता जाएगा। अपनी फीलिंग को शब्दों के फॉर्म में ज्यादा बेटर फॉर्म में मतलब जो आप क्या बोलते हैं एक्सप्रेस कर पाएगा। और वो क्यों हो पाएगा? बिकॉज बाय द टाइम यू लर्निंग दीज थिंग्स तो आपका डेटा सेट बढ़ता जा रहा है। अब यूनिट्स एंड मेजरमेंट इज लाइक दैट इंट्रोडक्शन, जहां पे आपको बहुत सारी क्वांटिटीज के साथ डील कराया जाता है ताकि आप उनके नाम आप सुने, तो जब वो चैप्टर्स आए तो आपको मैं नहीं कह रहा कि उनके नाम बता दिए तो आपका वो चैप्टर खत्म हो गया, बट समवट व्हेन यू हैव ऑलरेडी हर्ड, कुछ अगर सुन लिया हो पहले से ही तो वो थोड़ा सा दिमाग पे उसका एक्सेप्टेंस जल्दी आता है, ठीक। बाकी ऑब्वियसली बात है, चैप्टर तो पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसे तो नहीं यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ा दिया तो हो गया पूरा सिलेबस। अरे भैया, वहां से तो फिजिक्स शुरू ही नहीं हुई, शुरू तो अब होगी। सो मेरा सबसे पहला सवाल है, what is physics? What is physics? Physics comes from a Latin word physica, और physica का वर्ड रूट मीनिंग होता है, जो मीनिंग है टू स्टडी नेचर, ठीक है। टू स्टडी नेचर, किसका नेचर? इंसानों का नेचर नहीं बे, वो वाला नेचर नहीं, ठीक। वो कोई जज नहीं कर सकता। चलिए, तो हम जिस नेचर की बात कर रहे हैं, हम एक तरह से सराउंडिंग की बात कर रहे हैं, जो हमारे आसपास घट रहा है। आसपास की चीजों को जब आप घटते हुए देखते हैं तो उसके पीछे का जो टेक्निकल रीजनिंग आप देने की कोशिश करते हैं, दैट इज व्हाट फिजिक्स इज। बहुत सारी डेफिनेशन है, आप खाली गूगल पे लिख दीजिए व्हाट इज फिजिक्स, यू विल फाइंड मेनी डेफिनेशंस, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। इट्स लाइक शोइंग ऑफ कि एक बड़ी सी डेफिनेशन लिख के दे दो, बालक उसी में परेशान है कि ये है क्या बे, टर्म्स ही कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। ये नहीं करना, दैट इज व्हाट नॉट द पर्पस ऑफ, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बोर्ड एग्जाम दो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, समझना तो पड़ेगा। Without understanding the crux, the need of the subject, you cannot complete this. You cannot understand it very well. तो जब समझ नहीं होगा तो पेपर पे उतरेगा कैसे? अरे 4 ऑप्शन में से एक चूज करना है, उसके लिए भी सॉल्व तो करना पड़ेगा। वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि सर +20 टिक करेंगी -20, उसके पीछे की कहानी वो समझते हैं धीरे धीरे। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आप चाहे बोर्ड एग्जाम के अंदर इस सब्जेक्ट का पर्पस यही है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल द सब्जेक्ट्स। इसका तरीका अलग है भाई पढ़ने का। आप बायो के अंदर जितना हो सके याद करो, अच्छी बुक्स को फॉलो करो, और मेरा कहना है एनसीईआरटी पे लगे रहो। अच्छी बुक्स इसलिए ताकि थोड़ा जो ट्रायल एंड टेस्टेड बुक्स हैं, अगर आप एनसीईआरटी के मतलब जो आपका एनसीईआरटी है उसको बेसिस रखते हुए अच्छी बुक्स को फॉलो करके उस कंटेंट को और स्ट्रेंथन करते हो, तो जब नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बैठे होंगे एग्जाम देने, जब साइकोलॉजिकली स्ट्रेस में होंगे और सर खुजा खुजा के तेल ही निकाल डालेंगे वहां पे, उस मेंटल स्ट्रेस में होंगे, देन योर ब्रेन विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर। दैट इज व्हाट द पर्पस ऑफ प्रिपरेशन इज, कि दिमाग को इस तरह से ट्रेन कर दो कि जब जंग लड़ने जाए तो काम रहे, काम एंड कंपोज्ड रहे। उसके लिए क्या जरूरी है? इस सब्जेक्ट के क्रक्स को समझना, इस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट को समझना। यहां फैक्ट्स भी हैं जो आप डायरेक्ट रटेंगे, कुछ 2-5 चैप्टर हैं उसके जहां फैक्ट डायरेक्ट रटेंगे, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट्स आएंगी, उनको एनालाइज करेंगे, बट मोस्ट रेस्ट ऑफ द थिंग्स विच आर मेजॉरिटी 90% 95% इज बेस्ड ऑन योर एनालिटिकल थिंकिंग।
सोचना, ऑन द स्पॉट सोचना। और कोई सोचना एकदम से डेवलप करता है क्या? नहीं, सोचना धीरे धीरे आता है। फर्स्ट यू एनालाइज। सो व्हाट इज फिजिक्स? टू स्टडी नेचर। कि अगर न्यूटन ने यही नहीं देखा होता कि भाई पेड़ पे जो सेब है वो टूटकर नीचे ही आया, तो बहुत सारी चीजें, अब सोचो बात तो बहुत सिंपल सी है, आसपास का नेचर एनालाइज कर लिया, बहुत बेसिक सी बात थी, लेकिन उससे कितना कुछ निकल के आया। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन निकल के आया उससे। हम जब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करते हैं तो अपने को लगेगा बहुत छोटी सी बात है, सेब ही तो गिरा था। अरे बेस्ड ऑन दैट प्रिंसिपल वी हैव जनरेटेड सैटेलाइट्स, वी आर सेंडिंग रॉकेट, ठीक है। स्पेसएक्स जैसी कंपनीज हैं, ब्लू मून करके है अमेजॉन, वो देखिएगा, घुमा ला रहे हैं, स्पेस में घुमा के ले आ रहे हैं लोगों को। बताइए क्यों? क्योंकि उतने टाइम पहले दिस वॉज द वे टू एनालाइज थिंग्स। अभी की तरह थोड़ी है। अरे तब के लोग नेचर एनालाइज क्यों करते थे? बिकॉज और कुछ करने के लिए था नहीं, सो दे कुड डू दैट। अभी के लोग क्या है? इंस्टाग्राम फेसबुक में लगे पड़े हैं, टाइम पास कर रहे हैं। नहीं करना, इस टाइम तो बिल्कुल नहीं करना। प्रिपरेशन टाइम में बिल्कुल ऐसा नहीं। सी डोंट वर्क लाइक, मतलब एक स्टूडियस खाली घिस रहे हैं वैसा काम नहीं होना चाहिए, मजा नहीं आएगा, कुछ दिन बाद बोर हो जाएंगे। फिर क्या है, ग्राफ अगर ऐसा होता है ना, ऐसा, तो ज्यादा एनर्जी लॉस होता है। ग्राफ ऐसा हो तो बेटर है। क्या समझाना चाह रहा हूं मैं? चलिए एक सवाल देता हूं मैं, कोशिश करिएगा इसको, मतलब मैं कह रहा हूं टेक्निकली मत ढूंढिएगा इसको। पुराने जो एसी आते थे ना पहले वाले, उसका जो कंप्रेसर होता था वो बंद चालू होता था। मतलब जैसे टेम्परेचर मेंटेन हो गया तो बंद हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद चालू हो जाएगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर चालू हो जाएगा, ऐसे चलता था। लेकिन अभी के जो आपके मतलब एसी आते हैं उसमें लगा होता है इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करता है? वो सिग्नल को इस तरह से मेंटेन करता है, लाइन की तरह, तो कांस्टेंट है वो। इसलिए कंप्रेसर पहले की तरह बंद चालू नहीं, कंटिन्यूस चालू रहेगा, तो उसका जो एनर्जी लॉस होता है वो कम होता है कंपैरेटिवली, तो इट इज मच बेटर। सो एक दिन जोश आए और अपने एकदम ही बस आग लगा दें, ठीक है, आग लगा दे अन्नू मलिक की तरह, वो तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, वही छोटे बच्चे की तरह आ ऊ करके, जैसे वो बोलना सीखता है, शब्द बनाता है, और फिर उसके बाद ग्रामर सीख के पैराग्राफ वैराग्राफ, फिर बढ़िया भाई एकदम चीख चिल्ला पिट भी रहा होता है अपने बोलने से, मतलब उस लेवल तक पहुंच जाता है। तो समझिए कि आप उस प्रोसेस से गुजर के आते हैं, तो यू स्टार्ट स्पीकिंग वेरी फ्लुएंटली। कोई लोड लेता है क्या? कोई बिठा के ऐसे बोलता है, बेटा अ बोल, बेटा ख बोल, नहीं, हो जाता है, बट यू आर इन्वॉल्व इन दैट प्रोसेस, वॉलंटरली और इनवॉलंटरी, सिंपल। तो व्हाट इज फिजिक्स? टू स्टडी नेचर। अच्छा, फिजिक्स के दो डोमेन क्या हैं, जिसमें ब्रेक करके उसको पढ़ते हैं? तो एक है आपका क्लासिकल फिजिक्स और एक है आपका मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। अब क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स में क्या आता है? तो क्लासिकल फिजिक्स कंप्राइजेस मेनी एस्पेक्ट्स, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो उससे आपका क्या बोलते हैं अटैच्ड हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स में सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है मैकेनिक्स, ठीक है, मैकेनिक्स। अब मॉडर्न फिजिक्स एक अलग पार्ट है। 20th सेंचुरी से पहले जितने भी लॉज या जितनी भी चीजें दी गई, दोज वर क्लासिकल फिजिक्स पार्ट, जहां पे हम कहीं ना कहीं क्लासिकल फिजिक्स के अंदर क्या कर रहे थे? तो वी वर एनालाइजिंग दी थिंग्स लाइक एनर्जी, मोशन, फोर्स, ठीक है, इन सारी चीजों को एनालाइज कर रहे थे क्लासिकल फिजिक्स के अंदर। तो और भी चीजें हैं मैकेनिक्स के अलावा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ऑप्टिक्स है, थर्मोडायनामिक्स है, ठीक है, ये सारी चीजें उसमें एग्जिस्ट करती हैं। फिर आपका वेव के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, वो लास्ट में अकोस्टिक्स आ जाएगा, ठीक है। और मॉडर्न फिजिक्स में क्या आता है? तो उसमें आता है एटम, न्यूक्लियाई एंड ड्यूअल नेचर। तो मैं फिजिक्स की एक और बेसिक डेफिनेशन अगर आपको दूं, तो व्हाट इज फिजिक्स? व्हाट इज फिजिक्स? साइंस ऑफ मैटर, मोशन एंड एनर्जी। क्या बोला भाई? साइंस ऑफ मैटर, मोशन एंड एनर्जी, ठीक है। बट ये थोड़ा सा क्या होता है, आदमी फिर सोचता है कि इसको और इलैबोरेट करो, तो बेटर है व्हाट इज फिजिक्स? टू स्टडी नेचर, जो आपके आसपास घट रहा है। अभी मैं यहां बोल रहा हूं, तो ये आवाज इस माइक से होती हुई ट्रेवल करेगी इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में और जाएगी लैपटॉप में। वो लैपटॉप से होती हुई जो आपका जहां वीडियो बन रहा होगा वहां से उसमें क्या हो जाएगी? इंपोज हो जाएगी, उस वीडियो में आ जाएगी, सिंपल सी लैंग्वेज में कहें, लेमन बात में, लेमन टर्म में कहें तो।
तो जब अपन बोलते हैं तो अगर अपने से थोड़ा दूर कोई आदमी खड़ा हो तो अपन बोलते हैं, उसको बुला रहे हैं, सुन बे ए भाई, ऐसे बोलते हैं, तो मुझे बताओ क्या वो एनर्जी यहीं पे रुक के गिर गई या आगे प्रोपोगेट करके गई? प्रोपोगेट करके गई। तो किसी ने जब किसी ने इसको बहुत सीरियसली सोचा होगा तो देखा होगा यार कि ये जो फिनोमिनन है जिसमें एनर्जी ट्रैवल कर पा रही है, इफ वी कुड मेक सम काइंड ऑफ डिवाइस विच कैन ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, तो भैया बना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाई किसी ने, ठीक है, मैक्सवेल भैया ने थ्योरी दी उसके पीछे की। फिर हर्ट्ज भाव ने बोला कि किस तरह से एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, उसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा करके देखेंगे। जगदीश चंद्र बोस ने शॉर्टर वेवलेंथ बनाई भी। तो एक खाली एग्जांपल दे रहा हूं। अब ये रिमोट है, इससे मैंने एसी का टेम्परेचर, मान लिया थोड़ी गर्मी लग रही है, मुझे कम करना है, मैंने कम कर दिया। अब जब मैं ये टेम्परेचर कम करूंगा तो मुझे वहां थोड़ी जाना पड़ा कि वीडियो बंद करके अब मैं जाता हूं पहले एसी का टेम्परेचर कम करके आता हूं, गर्मी लग रही है, नहीं, मैं यहीं से उसको कर पाया मैनेज बाय, बिकॉज द एनर्जी वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। सिंपल। अभी उसमें एलसीआर ये सब आएगा, डरने की जरूरत नहीं, सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे टॉपिक बाय टॉपिक। तो अब क्लासिकल फिजिक्स जो है वो उसका जो अपना बिगिनिंग पोर्शन है वो है मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स को भी दो पार्ट में तोड़ लेते हैं, ठीक है। मैकेनिक्स को भी अपने क्या करते हैं, दो पार्ट में तोड़ लेते हैं। कौन कौन से पार्ट है मैकेनिक्स के? तो मैकेनिक्स का जो फर्स्ट पोर्शन है, ठीक है, मैकेनिक्स का जो फर्स्ट पोर्शन है, ध्यान दीजिए, वो होता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स, अच्छा, व्हाट इज काइनेमेटिक्स? काइनेमेटिक्स क्या है? तो काइनेमेटिक्स है जहां पर अगर मैं एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हम मोशन के कॉज में इंटरेस्टेड नहीं है, क्यों मोशन हुआ, गाड़ी क्यों चल पड़ी, रीजन क्या है, उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। हम उसके एंड रिजल्ट यानी मोशन को एनालाइज करेंगे विथ फ्यू फैक्टर्स, नॉट फैक्टर्स, विथ फ्यू पैरामीटर्स। और वो पैरामीटर्स का नाम क्या है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, ठीक। और इसी में एनसीईआरटी के हिसाब से आप दो चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, दो चैप्टर आप पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स में। कौन कौन से आते हैं भैया? दो चैप्टर। तो काइनेमेटिक्स में ध्यान दीजिएगा इधर की तरफ, तो काइनेमेटिक्स में पहला चैप्टर आता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधे रास्ते पे चलने वाला। और काइनेमेटिक्स का जो सेकंड पार्ट है वो है मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन, ठीक। अब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में पॉइंट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब छोटा सा, बड़ी कार भी हो सकती है ना भाई, बड़ी सी क्या कार भी हो सकती है, ओके। बहुत सारे ग्रुप ऑफ बॉडीज भी हो सकती हैं जो सिस्टम बना के चल रहे हो, ठीक। बट मोशन है कहां? स्ट्रेट लाइन में, एक सिंगल, वो बताता हूं अभी, डेफिनेशन विल कम, देन यू विल गेट टू नो क्रिटिकली। एंड सेकंड इज मोशन इन प्लेन, जहां पे अपने पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी मान लीजिए मैं यहां पे कोई ऐसे बॉल लूं और उसको ऐसे फेंक दूं, तो वो जो मोशन करेगी वो क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। उसके बाद अपने बात करेंगे सर्कुलर मोशन की, जैसे एग्जांपल के तौर पे अर्थ के अबाउट मून घूम रहा है, सर्कुलर मोशन। आपने फैन ऑन किया, वो फैन पे एक फैन के ब्लेड पे जाइए, एक छोटा सा टिप मार्कर से एक ब्लैक कलर का पॉइंट बना दीजिए। जब वो पंखा ऑन करेंगे तो वो पॉइंट कैसे घूम रहा होगा? सर्कल। अगर वो सर्कल में नहीं घूम रहा है मान लीजिए वो पॉइंट, तो रूम छोड़ के भागे, बिकॉज पंखा निकल चुका है, ठीक है। चलिए, तो अब आप ये जो दो पॉइंट हैं काइनेमेटिक्स की, जो आपका काइनेमेटिक्स के अंदर ये जो दो पॉइंट हैं, इसमें से अभी कौन सा फैक्टर अपने उठाने वाले हैं? तो राइट नाउ विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन द चैप्टर विच इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, लाइन रह गया क्या? बहुत ही नाइंसाफी हुई, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। चलिए, तो इसमें क्या लेंगे अपने? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अच्छा, तो ये हो गया काइनेमेटिक्स का पार्ट। इसके बाद दूसरा कौन सा पार्ट आता है? काइनेमेटिक्स के बाद दूसरा कौन सा पार्ट आता है? तो दूसरा पार्ट है मैकेनिक्स का, दैट इज डायनेमिक्स पार्ट। अब डायनेमिक्स क्या होता है? डायनेमिक्स पोर्शन क्या बोलता है? कॉज के बारे में बात होगी, सिंपल, कि मोशन हो ही क्यों रहा है। यानी बेसिकली अगर मैं कहूं तो यहां पे अपने फोर्स के बारे में फोकस करेंगे, और फोर्स एक चैप्टर है जो भर भर के फोर्स के बारे में बात करेगा, एंड दैट चैप्टर नेम इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसी बात को ध्यान रखते हुए अब जिस चैप्टर के अंदर अपने एंटर करेंगे, जिससे शुरू करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, वो चैप्टर का नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। हेडिंग डाल दे रहा हूं पहले, मोशन इन अ
स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की बात अपने चर्चा अपने शुरू करने वाले हैं। चलिए नीचे अंडरलाइन कर दें, यही पढ़ना है, बहुत बढ़िया। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से अपने शुरू करेंगे। अच्छा, अब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी बड़ी बातें हैं जिनको अगर आप पहले पढ़ लें, कनेक्ट कर लें, तो उसके बाद का काम बड़ा आसान हो जाता है। वही वाली बात है, जैसे फिर वही छोटे वाले बच्चे पे आता हूं मैं। ठीक है, आप उस छोटे बच्चे को एकदम सारा डेटा ऐसे एकदम पूरा ग्रामर एक साथ सब कुछ भरा, मान लीजिए हाइपोथेटिकली देयर इज अ वे, एक बाल्टी में पूरा ग्रामर पूरा सब कुछ भरा और बच्चे पे उड़ेल दिया, वो बोलेगा नहीं, बावला हो जाएगा। तो वो बोलना कैसे सीखता है? व्हेन देयर इज नो प्रेशर एंड द सराउंडिंग इज पॉजिटिव इनफ टू मेक दैट पर्टिकुलर चाइल्ड मोटिवेटेड टू लर्न। मैं नहीं कह रहा भाई उसको कोई कान में बैठ के बोल रहा होगा बोलना सीख तभी जिंदगी नहीं नहीं, वो मोटिवेशन कैसे मिल रहा है? दैट्स मतलब वो समझ लीजिए वो है इनडायरेक्ट मोटिवेशन। उसके आसपास लोग होंगे, वो बात कर रहे होंगे, तो उसको दिखता है कि वो बोल के जब बोल पा रहा है, उसको कुछ चाहिए तो वो आसानी से बता पाता है, मुझे करना पड़ता है नहीं, तो वो उस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर के अंदर वो बोलना सीख जाता है। वही एटमॉस्फेयर इस सब्जेक्ट को सीखते टाइम चाहिए, फिजिक्स, कि आप वो एटमॉस्फेयर खुद क्रिएट करेंगे। टीचर की जिम्मेदारी है वो एटमॉस्फेयर क्रिएट होना चाहिए कि जब बालक पहली बार उस पर्टिकुलर चीज को पढ़े तो उसको ऐसा ना लगे कि बहुत कुछ है। सो हमारी कोशिश ये होगी कि हम उसी पर्टिकुलर बच्चे को जो बोलना सिखाते हैं वैसे ही फिजिक्स को इतने छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर दें कि जब वही छोटे छोटे आ ऊ वाले चीजें कनेक्ट होके वर्ड्स बनने शुरू होंगे एंड वर्ड से सेंटेंसेस बनेंगे। व्हाट आर दोस क्वेश्चंस? उन्हीं छोटी छोटी चीजों को जोड़ दीजिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हिडन नोन, क्या बन जाता है? सवाल। तो इसीलिए जब आप फिजिक्स में थ्योरी पढ़ के सवाल पे जाएंगे ना तो वो ऐसा एकदम कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो इतना आसान नहीं है कि थ्योरी पढ़ लियो सीधा कूद गए सवालों पे। नो, दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू गो। इस सब्जेक्ट के लिए तरीका ही नहीं है। पहले ओपन माइंडसेट के साथ भिड़ने वाला एटीट्यूड रख, एकदम जोश में काम लेना है, शांति भी रखेंगे, न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम यह समझना बहुत जरूरी है कि हाथ पांव मारने पड़ेंगे। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कोई ना कोई सवाल, कोई ना कोई बात, कोई ना कोई पॉइंट कभी ना कभी समझ आ ही जाएगा। बट इफ यू आर वेल अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स दैट ये चीज नहीं पता तभी, अदरवाइज तो फिर वही वाली बात है कि अंधेरे में मतलब अंधेरे में हाथ मारने वाली बात है, लग गया तो लग गया। ठीक, ऐसे नहीं होता भाई। कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज नॉट दैट थिंग कि अंधेरे में तीर मारने से काम चल जाता है। ठीक, तो अब मोशन इन स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले ये बाइफरकेट करते हैं कि यहां टॉपिक्स कौन कौन से हैं, और आई विल बी चूजिंग मोशन इन स्ट्रेट लाइन एज अ बेसिस फॉर टीचिंग मैथमेटिकल टूल्स। तो अब इस चैप्टर के अंदर क्रिटिकली अपने एंटर कर रहे हैं, और ध्यान दीजिएगा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में सबसे पहला जो टॉपिक मैं उठाता हूं वो टॉपिक है मैथमेटिकल टूल्स। ठीक है, मैथमेटिकल टूल्स, ये सबसे पहला टॉपिक मैं उठाता हूं। क्यों मैथमेटिकल टूल्स उठाते हैं अपने सबसे पहले, क्यों उठाते हैं भाई? वाई वी स्टार्ट विथ मैथमेटिकल टूल्स? उसका सिंपल सा लॉजिक है, आप जब आपके पास बेसिक मैथ्स के टूल्स ही नहीं है तो आप मोशन को एनालाइज कैसे करेंगे? खाली वो 3 इक्वेशन पढ़ के काम चल जाएगा 9वीं कक्षा वाली? नहीं, ऑब्वियसली बात है, वी नीड मोर। ठीक, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे मैथमेटिकल टूल्स। जैसे ही अपना मैथमेटिकल टूल्स खत्म हो जाएगा देन विल मूव टू द सेकंड पार्ट, और वो सेकंड पार्ट क्या है? तो वो है इंपॉर्टेंट टर्म्स। इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन से? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन 2 तरह के होते हैं, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज। डोंट वरी, नाम सुन के डरना नहीं, मास्टर ने बोल दिया मतलब खत्म हो गया, ऐसा नहीं। व्हेन द टॉपिक विल कम आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि वो क्या है। सो हैव पेशेंस और भरोसा रखें। जैसे ही अपने इंपॉर्टेंट टर्म्स खत्म हो जाएंगे देन विल स्ट्रेट अवे एंटर इनटू द पार्ट विच इज कॉल्ड एज मोशन। अब मोशन के अंदर मतलब क्या? हम उन चीजों को सीख कर मोशन के अंदर एनालाइज करना शुरू करेंगे। एक्चुअल कार लेंगे, एक्सेलरेशन देगा, उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन देगा, रेफरेंस देगा। मैंने बोला ना बहुत सारी चीजें हैं, अभी तो मैं वो शब्द भी नहीं बोल पा रहा हूं क्योंकि वो डिस्कशन नहीं हुआ अपना। मैंने बोला ना कि अब मतलब आप क्या, अगर आप इस पॉइंट को अगर ये सोचो
कि अभी हम बहुत सारी बेसिक बेसिक बातें ही दूसरे से नहीं कर पाएंगे, तो हम चैप्टर में कहां से कूद जाएंगे सीधा सीधा। ठीक, चलिए भाई, तो मोशन की बात होगी, और हम मोशन कहां कहां कराएंगे, तो मोशन दो जगह होगा। ठीक है, पहला मोशन जो हम कराएंगे, पहले जो हम कराएंगे वो होगी बात ग्राउंड पे, आसान रहता है थोड़ा। ठीक है, उसके बाद हम कहां कराएंगे, जो नेक्स्ट हम मोशन कराने वाले हैं वो कहां कराएंगे, तो मोशन होगा ग्रेविटी में। ठीक, क्योंकि उसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो डिस्कस करनी पड़ेंगी। इसी जैसे ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, लास्ट पार्ट होगा यहां पर रिलेटिव मोशन। और ध्यान दीजिएगा, चैप्टर का नाम मैं प्योरली एनसीईआरटी फॉलो करता हूं भाई। ठीक है, कंटेंट पढ़ाने के लिए एनसीईआरटी फॉलो करूंगा तो वही हाल होगा जो एनसीईआरटी पढ़ने से होता है। नहीं, वो पर्पस टीचर का नहीं होना चाहिए। टीचर का पर्पस शो ऑफ नहीं होना चाहिए, शब्द को बड़े बड़े बोल के फेंक के एकदम ऐसे डरा के कुछ नहीं होगा। टीचर का पर्पस होना चाहिए कैसे उन चीजों को आसान बनाए, सो दैट जब वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा पूरा क्वेश्चन आए तो बच्चा उसको पढ़कर डेटा आइसोलेट करके बढ़िया सी फिगर बना के प्यारी सी जल्दी से सवाल कर दे। यही मतलब है, यही तरीका है भाई। तो जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा रिलेटिव मोशन। बहुत बढ़िया। अब क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे फोकस्ड है अपने, तो अभी पूरी पूरी जो अपनी चिंता है, जो पूरी पूरी बात होगी वो किसके लिए होगी, स्ट्रेट लाइन के लिए। चलिए, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब जो अपने हेडिंग डालने वाले हैं, अगर आप नोटबुक खोल के बैठ गए हैं तो अब जो आप हेडिंग डालेंगे विच इज वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो, एंड दैट इज मैथमेटिकल टूल्स। चलो भाई लोग, तो शुरू करते हैं मैथमेटिकल टूल्स। अब मैथमेटिकल टूल्स को स्टार्ट करने से पहले इसमें जो पर्टिकुलर टॉपिक हम पढ़ेंगे, और इसमें देखिए मैं आपको उतनी मैथ्स पढ़ाऊंगा जितना पूरे 2 साल के सिलेबस में जरूरी है। जरूरी कहा मैंने, मुझे मैथ्स आती है इसीलिए मैं पढ़ाने आया हूं, यह पर्पस नहीं है। मैथ्स उतनी ही पढ़नी है जितनी 2 साल के सिलेबस में नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कह लीजिए अपने को जरूरत है। मेंस का भी काफी हद तक काम हो जाता है इस मैथ्स से, क्योंकि इतनी ही जरूरत है। हाँ, इक्का दुक्का क्वेश्चन होते हैं, और वो तो अब जो मैं पेपर का डिफिकल्टी लेवल देख रहा हूं, पैटर्न देख रहा हूं, मुझे तो वो भी नजर नहीं आ रहा। हाँ, एडवांस एक अलग चीज है भाई। एडवांस इज समथिंग जो आप किसी को उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। यू कैन नॉट टीच, आप बता सकते हो। ठीक है, चलिए उसमें नहीं जाते हैं, उस डिस्कशन में वापस आते हैं मैथमेटिकल टूल्स। तो मैथमेटिकल टूल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो मैथमेटिकल टूल में अपनी चर्चा सबसे पहले शुरू होगी कैलकुलस से। ठीक है, सबसे पहले अपने क्या पढ़ेंगे भाई, कैलकुलस। एक ही मिनट रुकिएगा। हाँ, तो यहां जो सबसे पहला टॉपिक अपने उठाएंगे वो क्या होगा, कैलकुलस। व्हाट इज कैलकुलस? द चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x। एक मिनट, व्हाट इज कैलकुलस, क्या मतलब है कैलकुलस का? y चेंज हो रहा है, उसके रिस्पेक्ट में x भी चेंज होता है। तो जो कंटिन्यूअस y और x के बीच में, जो कंटिन्यूअस y और x के बीच में ध्यान दीजिएगा जो रिलेशन है, ठीक है, उसी को अपने क्या बोलते हैं, कैलकुलस। अब कैलकुलस में 2 चीजें आती हैं। ठीक है, पहला आता है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, ठीक है, और दूसरा आता है कैलकुलस में इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, दिस इज योर सेकंड पॉइंट। तो पहले अपने क्या उठाएंगे, डिफरेंशिएशन, देन विल मूव टू द इंटीग्रेशन पार्ट, और ये होगा अपना कैलकुलस। जैसे ही ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, कैलकुलस वाला पार्ट, देन विल मूव टू द ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में जाएंगे अपने, और ट्रिग्नोमेट्री में अपने बात करेंगे भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन रिजल्ट क्या होता है, और कुछ बेसिक लॉज। ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री। Then the third thing we'll be taking is series, sequence and series कह लेते हैं, sequence and series। इसमें 2 चीजें पढ़ाऊंगा मैं आपको, एक हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP, और दूसरा हो गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन GP।
जीबी में बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं, बट कुछ चैप्टर्स हैं आपके, जैसे वर्क पावर एनर्जी है, ठीक है। देन आपका 12th में वो आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पोर्शन है, या आपका जो ग्रेविटेशन आता है वहां पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकालते हैं। डोंट वरी, चैप्टर विल कम, ठीक है। मैं तो ये सिर्फ कह रहा हूं कि भाई मुझे मैथ्स की जरूरत है, और जितनी है उतनी तो सुन ले, उतनी ही रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद आएगा सीक्वेंस एंड सीरीज। देन जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, जरा देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो क्या रहेगा, तो फोर्थ होगा आपका, जो उसके बाद उठाएंगे अपने ये सब करने के बाद, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक, लॉगरिथमिक फंक्शंस एंड आइडेंटिटीज, लॉगरिथमिक फंक्शन एंड आइडेंटिटीज। तो विल बी डीलिंग विद लॉगरिथमिक फंक्शन एंड आइडेंटिटीज की कैसे कैसे लॉग फंक्शंस होते हैं, कैसे लॉग ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, एंटी लॉग कैसे लेते हैं। अब भैया ये तो समझ लीजिए केमिस्ट्री में भी यूज होता है। मैं सिर्फ देखो, मैं बिना अगर उसके एप्लीकेशन को बताए मैथ्स पढ़ाता जाऊंगा तो मतलब आपको ऐसा फील होगा कि सिर्फ मुझे पढ़ाने का मन है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। अब चैप्टर के अंदर डायरेक्ट थोड़ी यूज करने बैठ जाएंगे dy बाई डी एक्स और डेल्टा, जो आपका डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स में क्या डिफरेंस होता है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जब मैं जो आपकी ग्राफिकल पार्ट है जब मैं उसमें एंटर करूंगा, तो ऑब्वियस ही बात है कि ग्राफिकल पार्ट में एंटर करते टाइम बहुत सारी चीजें यहां की चाहिए होंगी, तभी तो समझ आएगा ना भाई। कैलकुलस का मतलब ही ये है कि जब x को चेंज करते हैं तो y चेंज होता है, यानी देयर इज अ रिलेशन बिटवीन y एंड x, देयर इज अ फंक्शन बिटवीन y एंड x। जब आप उस फंक्शन को यूज करते हैं, जब x को चेंज करेंगे तो y भी क्या होगा, चेंज होगा। यही आपका पर्टिकुलर कैलकुलस है, ठीक है, वो लॉगरिथमिक फंक्शन एंड आइडेंटिटीज। फिर लास्ट जो होगा उसको मैं एक जनरल नाम देके छोड़ देता हूं, जिसको मैं बोलता हूं मिसलेनियस, ठीक है। अब मिसलेनियस में क्या डिस्कस करते हैं, तो जैसे आपका फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का समेशन क्या होता है, क्यूब का समेशन क्या होता है, ठीक है। और भी कुछ ट्रिक्स होंगी, जैसे आपका क्या बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, कब यूज होता है। मैं जो मैथ्स का बच्चा बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ता है, मैं उसके हिसाब से नहीं लूंगा बाइनोमियल एक्सपेंशन को। बाइनोमियल एक्सपेंशन अपने उठाएंगे उस तरीके से जितना बाइनोमियल एक्सपेंशन को अपने लिए कहां कहां यूज करने वाले हैं उसी वर्जन को हम यहां उठाएंगे। वैसे तो बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज हो जाता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, ठीक है, बट समवॉट यहां पर हम मिसलेनियस तरीके से उसके बारे में बात करेंगे। और भी कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो मुझे लगेगा पढ़ाते टाइम ऑन द स्पॉट आई विल टेल यू, बट डोंट वरी, मेरा ये पूरा जो मैथ्स मैंने कंसिडर किया है, ठीक है, इसको पढ़ाने का जो मेरा पर्पस है, जैसे डिफरेंशिएशन के अंदर भी सब टॉपिक्स हैं बहुत सारे, मैक्सिमा मिनिमा, ठीक, रेट ऑफ चेंज निकालना, फिर इंटीग्रेशन में एरिया अंडर द कर्व निकालना, फिर डिफरेंशिएशन में स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना। डोंट वरी, ये सब नाम सुनकर डरने का नहीं, आई विल टीच यू, हैव पेशेंस, ठीक है, वही काम है और करना क्या है इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक। तो इस बात को ध्यान रखते, मतलब अब क्या बोलते हैं, ध्यान में रखते हैं। और अब हम जिस पॉइंट से शुरू करने वाले हैं उसका नाम है जेम्स बॉन्ड, नहीं, कैलकुलस। क्या नाम है भाई, कैलकुलस। चलिए, तो हम शुरू करने वाले हैं कैलकुलस, और कैलकुलस के अंदर अपना जो चीजें हम यहां पे देखेंगे, ठीक है। चलिए, विल स्टार्ट विद कैलकुलस। और कैलकुलस में मैंने बता दिया कि किस तरह से y इज डिपेंडेंट ऑन x, लेट्स से मतलब देयर इज अ फंक्शन, और किस तरह से x को चेंज करने से y चेंज होता है, उसी को अपने क्या बोलते हैं भाई, कैलकुलस। अच्छा, अब कैलकुलस में अपने किस पॉइंट से शुरू करेंगे, किस टॉपिक से शुरू करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा यहां पर। तो अपने यहां पर शुरू करेंगे सबसे पहले डिफरेंशिएशन से। अच्छा, अब सबसे पहले होता क्या है, जब किसी बच्चे को, किसी बालक को अगर डिफरेंशिएशन पढ़ाया जाए तो उसके मन में पता है क्या होता है, वो सोचता है अरे मैथ्स आ गया, अब कैसे होगा, क्या होगा। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है भाई, समवॉट मैथ्स और बायो में यू टुक बायो, ठीक। सो मैं नहीं कह रहा उसके पीछे का लॉजिक क्या है, मैथ्स अच्छी लगती है नहीं लगती है, छोड़ना भाई। हर चीज अच्छे लगने बुरा लगने में जाएंगे तो प्रिपरेशन कैसे होगी, सीट कैसे मिलेगी, जो जहां जाना है वहां कैसे पहुंचेंगे। तो सबसे पहले अपने किसकी बात करेंगे भाई, डिफरेंशिएशन की। अच्छा, डिफरेंशिएशन होता क्या है उसको समझाना, मतलब उसको मैं समझा रहा हूं अब। लेकिन मैं कह रहा हूं
पहले ये बात डिस्क्लेमर की तरह मैं डाल देता हूं, ठीक है। फर्स्ट आई विल पुट दिस एज अ डिस्क्लेमर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक, कि व्हाट इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए। अगर आप इसके मैथमेटिकल क्रक्स में गए, सीधा ही पहले ही घुस गए, तो मैं लिख के देता हूं डिफरेंशिएशन विल नॉट मेक एनी सेंस टू यू, बिकॉज इट्स लाइक अ टूल। अरे नाम ही दिया ना ऊपर, मैथमेटिकल टूल। कहीं एनसीईआरटी खोल के देख, पन्ने पलट के देख, कहीं लिखा मिला तो बताना मैथमेटिकल टूल का नाम का टॉपिक। क्यों? क्योंकि ये हम अपने तरीके से इसको कंसिडर करते हैं, तो जितना हो सके उतना आसान ले। अच्छा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, बेसिक बातें बोल रहा हूं 10वीं क्लास के लेवल की, ठीक है। क्या आप हर चीज का प्रूफ लेने बैठ जाते हैं? अगर कहीं पाइथागोरस थ्योरम एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, दो साइड दिया, तीसरा निकालना है हाइपोटेनस या कोई भी एक साइड, तो क्या वो पाइथागोरस प्रूफ करने बैठ जाओगे आप कि वो पाइथागोरस में ऐसे उसको ब्रेक करेंगे, वो मतलब क्या आप ये सब करने बैठ जाएंगे? नहीं, विल स्टार्ट यूजिंग इट बिकॉज इट्स अ टूल। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। आइडेंटिटी है भाई, यूज कर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, आइडेंटिटी है। जितना जल्दी आप एक्सेप्ट कर लें कि ये टूल है, इनके पीछे के कुछ बेसिक लॉजिक को समझो, एंड स्ट्रेट अवे स्टार्ट मेमोराइजिंग द टूल, मेमोराइजिंग द फॉर्मूला, ठीक। जो इस बात को जितना जल्दी समझ जाता है उसको डिफरेंशिएशन आ जाता है। जो इसमें लगा हुआ है कि क्यों चाहिए डिफरेंशिएशन, क्या पर्पस है डिफरेंशिएशन का, क्यों पढ़ ही रहे हैं, दीज आर बिगर क्वेश्चंस, मतलब वेरी बिग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस का आंसर करने में एक चीज है, महात्मा बन जाएंगे आप, सिलेक्शन दूर रह जाएगा। तो पर्पस क्या है पहले वो डिफाइन कर ले। पर्पस ये है कि मुझे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बोर्ड में, कहीं पर भी बुक सॉल्व करते टाइम कोई सवाल मिले तो मैं उस सवाल को बढ़िया से लगा पाऊं, उसके हर एक एस्पेक्ट को तोड़ ताड़ के मैं बढ़िया से एनालाइज कर पाऊं। तो उसके लिए टूल से शुरुआत करते हैं। अब बात है डिफरेंशिएशन की। सो व्हाट इज डिफरेंशिएशन? मैं इसके बाजू में एक चीज लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, इधर देख। मैं लिख रहा हूं देखना भाई मैं क्या लिख रहा हूं। तो डिफरेंशिएशन क्या देता है? क्या लिखा मैंने? क्या देता है भाई डिफरेंशिएशन? क्या देता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये टेंजेंट क्या होता है सर? यू नो दिस, टेंजेंट क्या है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए? डिफरेंशिएशन का पर्पस क्या? व्हाट इज द एम ऑफ डिफरेंशिएशन? स्लोप ऑफ टेंजेंट। प्रॉब्लम क्या है, अगर ये पूरा टॉपिक का माहौल बना के आखिरी में बोलो स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो जब ये क्वेश्चन आता है जहां पे लिटरली स्लोप पूछता है, लोग इसी में कंफ्यूज हैं कि स्लोप निकालेंगे, मतलब निकालें कैसे, क्योंकि आपने सारी कहानी पहले की तो देख ली, बट जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट था उस स्लोप पे जाने का वो तो देखा ही नहीं। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ टेकिंग दिस? तो जब मैं आपको इंटीग्रेशन भी पढ़ाऊंगा तब भी मैं ब्रैकेट में एक उसकी जो उसका बेसिक डेफिनेशन है जिसके लिए वो सीख रहे हैं वो पहले लिखूंगा। अच्छा, तो मुझे चाहिए स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये क्या होता है भाई? स्लोप ऑफ टेंजेंट क्यों चाहिए? क्या पर्पस है? कैलकुलस का मतलब क्या? रिलेशन बिटवीन y बाय द चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x, द कंटीन्यूअस चेंज इन y ड्यू टू कंटीन्यूअस चेंज इन x इज कॉल्ड एज व्हाट? कैलकुलस। सिंपल, y और x पे डिपेंडेंसी है, तो एक चेंज होगा दूसरा अफेक्टेड होगा। तो उस चीज को ध्यान में रख के स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने की बात कर रहे हैं। ओके, अब कैसे निकलेगा भाई? सुनना ध्यान से, देखियो एकदम। सबसे पहले मैं इस बात को समझाने के लिए एक्स वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहा हूं। ये मैंने एक्स वाई एक्सिस एक यहां पे लूंगा और एक इस बाजू लूंगा ताकि आजू बाजू दोनों को समझ सकें। अब ये जो है ये है अपना एक्स एक्सिस और ये जो है अपना वाई एक्सिस। सेम ये, सॉरी भाई साहब बताइए, एक्स और वाई ही पलट डाले, कोई नहीं। तो ये है अपना एक्स एक्सिस और ये है अपना वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ठीक। अब ये एक्स वाई एक्सिस जो अपन ने लिए यहां पर देखिएगा, इन दोनों के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। उस पर जाने से पहले डिफरेंशिएशन और स्लोप, इन दोनों बातों पे जाने से पहले जो नीचे अभी डिस्कशन हो रहा है पहले उसको सुन ले ध्यान से, फिर वापस वहीं जाते हैं कि इससे मिलता क्या है और कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अब डिफरेंशिएशन अगर निकालना है मुझे समझना है तो मैं क्या कर रहा हूं? आई विल टेक अ कर्व, आई एम ड्राइंग अ कर्व। इसको देखना, ये कर्व है,
और ऑब्वियसली बात है, कोई कर्व का मतलब क्या हुआ, दैट y इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, मतलब y आपस में, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, लेट्स से मान ले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एग्जाम्पल है, जस्ट डोंट टेक दिस कि ये का कर्व बनाया है, वो तो अलग बात है। वो मैथमेटिकल टूल में जब मैं ग्राफ वाले पोर्शन में एंटर करूंगा, ग्राफिकल पोर्शन में स्ट्रेट लाइन के, देन आई विल टेल यू कि वो पैराबोलिक फंक्शन कैसे मतलब आपका जो पैराबोलिक कर्व है वो कैसे बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ होता है। ठीक है, ये भी मैथमेटिकल टूल का ही पार्ट है, बट जब ग्राफ स्टार्ट करेंगे तब उठाएंगे, ताकि एकदम मतलब क्रिटिकली वहीं पे लिंक हो जाए। और ऐसा नहीं कि ग्राफ सिर्फ यही है, ग्राफ हर जगह है भाई, हर चैप्टर में ग्राफ है, प्लेन में आएगा, फ्लूइड में आएगा। अरे एक चैप्टर का मैं ऐसे नाम बोलने बैठूंगा, सारे नाम बोलने पड़ेंगे मुझे, मतलब बहुत क्रिटिकल है। तो मान लो y और x एक फंक्शन है, y इज रिलेटेड टू x एंड समहाउ उसका कोई भी फंक्शन हो, अपने को अभी उससे पर मतलब अभी इस पॉइंट में मतलब नहीं है, कंसर्न सिर्फ ये है कि ये एक फंक्शन है जो हमने यहाँ पे y वर्सेस x के कर्व पे रिप्रेजेंट कर दिया, इस तरह से फंक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, अब क्या किया, लेट्स से वी हैव टेकन 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट अपन ने यहां पे लिया और एक पॉइंट अपन ने यहां पे लिया। रुको थोड़ा सा दूर बनाता हूं मैं, ठीक है, या ऐसा करते हैं, थोड़ा जूम कर लेता हूं मैं। ठीक, अभी खाली इसी पे फोकस करिएगा, फिर बाद में जाएंगे उस पर। तो ये जो कर्व है इसको देखिएगा, y इज इक्वल टू एफ एक्स आपका फंक्शन है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस कर्व पे मैं 2 पॉइंट लेने वाला हूं, एक पॉइंट यहां पर लिया, ठीक है, और एक पॉइंट यहां पर लिया। मुझे बताइए एक पॉइंट है कि 2 पॉइंट है, एक सिंगल पॉइंट है कि 2 पॉइंट है, तो एक ही कर्व पे 2 पॉइंट है। तो जब मैं इन दोनों के बीच में एक लाइन खींचूंगा, लेट्स से ऐसी एक लाइन खींच दी मैंने इन दोनों के बीच में, तो मुझे बताओ ये टेंजेंट है, ठीक है, मुझे बताओ ये टेंजेंट है कि कॉर्ड है, व्हाट इज दिस, क्या ये टेंजेंट है या कॉर्ड है। ठीक है, मैं सिर्फ लॉजिक दे रहा हूं, व्हाट इज डिफरेंशिएशन। वंस यू गेट दैट लॉजिक, उसके बाद का पूरा प्रोसेस ही रटने वाला है। टूल्स हैं भाई, आइडेंटिटी बोला तो जितना आसान ये बात भेजे में घुसी उतना जल्दी डिफरेंशिएशन हुआ। मन न माने तो भी मना, बिकॉज आप जब क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे, बहुत कुछ है भाई समझने के लिए, बहुत कुछ है, सब्जेक्ट ये है। ठीक, तो अपन ने कॉर्ड खींची, और ये जो कॉर्ड यहां पे अपन ने खींची है ये ए से बी कनेक्ट कर रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट सुनना, मुझे इसका स्लोप चाहिए। क्या बोला मैंने, क्या चाहिए मुझे, स्लोप चाहिए सर, स्लोप। अच्छा, व्हाट इज स्लोप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप। सुनना भाई, स्लोप का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा आगे जा रहा हूं, उस डेफिनेशन को देके वापस यहां आते हैं। सिंपल, फिर से वही एक्स वाई, मैं बोला ना हर एक चीज एकदम बेसिक से शुरू हो रही है, इसलिए सुनना ध्यान से। ठीक, ये वही अपना एक्स एक्सिस और सॉरी लाल रंग, हाँ ये एक्स ये वाई, अपना एक्स और वाई एक्सिस है। अब यहां पे अपन ने क्या किया, ठीक है, मुझे अगर स्लोप डिफाइन करना है तो स्लोप का मतलब क्या है, सबसे पहली बात स्लोप किसके लिए डिफाइंड है, लाइन के लिए। कर्व के लिए भी होता है बट उसके लिए टेंजेंट कहना पड़ता है, इसलिए अभी सिर्फ एक सिंपल डेफिनेशन से सुन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप। तो मान लीजिए मैंने एक स्ट्रेट लाइन ली, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, अब ये जो स्ट्रेट लाइन है मुझे इसका स्लोप चाहिए, तो सबसे पहली बार स्लोप का डेफिनेशन पता होगा तभी तो बोल पाएंगे। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप, मैं डिफाइन कर रहा हूं, देखना, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा, ये टेन वही टेंजेंट वाला टेन थीटा, वो टेन फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री वाला, ठीक है। तो स्लोप क्या होता है, टेन थीटा, ये उसका फॉर्मूला है। अच्छा जी ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये, व्हाट इज थीटा, व्हाट इज थीटा। तो जिस लाइन का स्लोप आप निकाल रहे हैं, सुनना भाई ध्यान से, जिस लाइन का आप स्लोप आप निकाल रहे हैं उसका एंगल मेजर करिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, किससे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, टेकन इन, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल मेजर करिए टेकन इन, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या बोल रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी व्हाट इज स्लोप, स्लोप का मतलब क्या है, टेन थीटा। थीटा क्या है, द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस टेकन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हाइलाइटर पे ध्यान दीजिएगा, ये कर्व पे अब आ जाइए, ठीक है, कर्व पे आ जाइए, कर्व को देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो यहां पे आप नोटिस करेंगे अगर, ठीक, जगह थोड़ा, हाँ, अब आप देखो जो डेफिनेशन है स्लोप की उसके हिसाब से सोच, स्लोप का मतलब टेन थीटा, टेन थीटा में थीटा क्या है,
थीटा इज द एंगल मेड विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्सिस कहां पे है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहां पर है, ध्यान देना, ये रही पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज योर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यही डायरेक्शन है पॉजिटिव। भाई व्हाट इज द नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस किस डायरेक्शन में है, तो ध्यान दीजिए नेगेटिव एक्स एक्सिस तो ये डायरेक्शन में होगी, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब क्या होगा, इस डायरेक्शन में, तो ये हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अच्छा जी, अब इस स्ट्रेट लाइन का एंगल मेजर करना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो अपने पास दो ऑप्शन है, ठीक है, ध्यान देना, अपने इधर की तरफ भी खींच सकते थे, इसको भी थीटा कह सकते हैं, और अपने इधर की तरफ भी खींच के थीटा कह सकते हैं, एंगल तो उसी के रिस्पेक्ट में मेजर हो रहा है। तो कौन सा थीटा है जो यहां पे पुट करना है, डेफिनेशन के हिसाब से मुझे जल्दी सोच के बताएंगे, पहला वाला या दूसरा वाला। अब लिखा है ना चीख चिल्ला के, क्या बोला, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करना है, उसको स्लोप कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज स्लोप। तो मुझे बता यहां कौन सा वाला स्लोप है, तो मैं क्या करता हूं, जो मुझे सही लगता है वो मैं छोड़ता हूं और गलत वाला हटा देता हूं, ठीक है, ये हटा दिया, ये हटा दिया, ठीक। एक अरे जा भाई। तो ये जो अपना स्लोप यहां पे अपने मेजर किया, ये एंगल देखा आपने कहां से लिया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस टेकन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये एंगल मेजर कर लो और 10 फंक्शन में उठा के रख दो, इसको क्या बोलते हैं अपने, व्हाट इज दिस, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है स्लोप, ठीक है, इसको स्लोप कहते हैं, ठीक है, बेसिक डेफिनेशन था। वापस आओ, पीछे वाला आता है, ठीक है, अब वापस यहां पे आए और अपना जिस पे फोकस था उसी पे बात होगी अब, ठीक, अपना जिस पे फोकस है देखना उसी पे बात होगी, तो खाली इसी पे फोकस करिएगा, थोड़ा जूम कर देते हैं एक लेवल और, हाँ बहुत बढ़िया। तो ये अपना फोकस है, ठीक। अब इसमें ये जो ए और बी के बीच में अपन ने जो लाइन खींची है, इसका स्लोप चाहिए, बट क्या ये टेंजेंट है या कॉर्ड है, पहले तो मुझे ये बता दीजिए, इज दिस अ टेंजेंट और अ कॉर्ड। तो मेरे हिसाब से तो ये कॉर्ड है, क्योंकि टेंजेंट तो किसी भी कर्व पे एक ही पॉइंट पे बनता है, ठीक है, टेंजेंट पासेस फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट टू अ कर्व। तो अगर ये कॉर्ड है तो मुझे बताओ कॉर्ड का स्लोप कैसे निकलेगा। तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने डेफिनेशन ली कि जो भी लाइन है जिसका स्लोप आपको निकालना है, ध्यान दीजिएगा, जिसका स्लोप आपको निकालना है, आप सबसे पहले ये, हाँ, सबसे पहले आप उस कर्व पे फोकस करो। अब क्या करो, ये जो लाइन आपको दिख रही है ये वाली, इसको मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड कर रहा हूं, देखना, यहां देखना ध्यान से, ठीक है, इसको मैं पीछे की तरफ क्या कर रहा हूं, देखो एक्सटेंड कर रहा हूं। अब जब मैंने इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया तो मैंने एक्स एक्सिस को भी ध्यान से देखना पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, ठीक। नाउ अभी थोड़ी देर पहले अपने ने क्या डेफिनेशन दी थी, व्हाट वाज आवर डेफिनेशन, ठीक है, याद कर लो उसको, डेफिनेशन क्या था। तो डेफिनेशन ये था कि भाई जिस लाइन के साथ आप डील कर रहे हैं, जिसका स्लोप निकालना है, उस लाइन को, ये क्या हो गया, अच्छा रबड़ चल गई, हाइलाइटर चाहिए, हाँ, तो ये जो देखिए ये आपकी लाइन है, इसको एक्सटेंड किया पीछे की तरफ, कॉर्ड ही है ना, स्लोप चाहिए अपने को, तो कॉर्ड है, पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ध्यान देना भाई, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और लाइन के बीच का एंगल टेकन इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, टेकन इन एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आप देखो तो ये छोटा सा एंगल नजर आ रहा है आपको, ये वाला एंगल, इसी को अपने क्या बोलेंगे, थीटा। और जब इस थीटा को उठा के 10 फंक्शन में पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, tan थीटा, उसी को स्लोप बोलते हैं। लेकिन ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है कि कॉर्ड है, कॉर्ड है। अच्छा, क्या बार बार लाइन को एक्सटेंड करना जरूरी है, वहीं पे नहीं मिल सकता था। चलो मान लो मैं यहां पर एक लाइन ऐसे खींच दे रहा हूं, देखना, इसी फिगर को देखना, यहां पे लाइन खींच रहा हूं मैं, ये लाइन खींची मैंने, ठीक। अब ये जो लाइन खींची है ध्यान से देख, ये वाला एंगल दिख रहा है, हाँ ना भाई, ये वाला एंगल बोल कितना होगा, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। क्यों, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। दो पैरेलल लाइन दिख रही है आपको, तो पैरेलल लाइन देखना, एक तो ये लाइन दिख रही है, ये वाली, ये लाइन, ठीक, और एक ये लाइन, दोनों कैसी होंगी भाई, दोनों लाइन कैसी होंगी, पैरेलल। तो ये जो एक ही सिंगल लाइन को आपने एक्सटेंड किया है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे, सेम, बिकॉज करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या भाई, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। यानी मैं चाहता तो वहीं डायरेक्टली थीटा वहीं से मेजर कर लूंगा, पहली बार है इसलिए इतना क्रिटिकली बोला, तो वो थीटा है। अच्छा, अब सर बताओ, अभी थीटा तो मेजर होगा, अगर अपने पास प्रोटेक्टर होगा तो अलग बात है, वहां रख के नाप लेंगे। लेकिन अगर अपने पास प्रोटेक्टर नहीं हुआ और ग्राफ पे, मतलब जो ग्राफ पेपर होता है उस पे ग्राफ प्लॉट पहले से करके नहीं दिया, तो क्या तरीका होगा इसको एनालाइज करने का, थीटा निकालने का क्या तरीका होगा, सोच के बता, व्हाट विल बी द करेक्ट वे टू फाइंड दैट थीटा। तो मैं बता रहा हूं क्या तरीका होगा, सिंपल, पहले जूम आउट करो,
ठीक है, अब ये जो यहां पे आपको फिगर दिख रही है इस पे फोकस करना। ठीक है, मैं क्या करूंगा, हाँ, अब फोकस करना। मैं थोड़ा इधर उधर हो रहा था ना, कोई दिक्कत नहीं भाई। यहां पे या मैं क्या करने वाला हूं, मैंने ये देखना, इस फिगर को देखना, मैंने बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ठीक, वो जो डॉटेड लाइन बनाई थी ये वाली, इस पे मैंने बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। सेम वे मैंने ए से एक लाइन खींची जो यहां पे आके कट रही है। दिख रहा है क्या हो रहा है, ये लाइन देख, तो आपको मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल मुझे यहां पे बनता हुआ दिख रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखा मुझे बनता हुआ। कौन सा, मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूं, देखना ये, ओहो हाईलाइटर बहुत ब्रॉड है, छोटा कर लेते। हाँ देखना भाई, तो ये अपना राइट एंगल ट्राइंगल है जो आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, एक मिनट जूम करके भी देख लो ताकि अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो। हाँ ये देख, ये देख रहा राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, इस राइट एंगल ट्राइंगल में मुझे बताओ, अगर अपन को टेन थीटा चाहिए, क्योंकि उसी का मतलब स्लोप है, क्या स्लोप थीटा है कि टेन थीटा है? स्लोप टेन थीटा है, नॉट थीटा। थीटा इज द एंगल विच विल पुट इन टेन टू फाइंड दैट टेन थीटा। तो इसका स्लोप कैसे निकलेगा? तो व्हाट इज टेन थीटा? टेन थीटा का फॉर्मूला बोल क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन, बोलना भाई, बेस। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो डायमेंशन है लाल कलर से मैंने डिनोट किया, ये है परपेंडिकुलर, और ये जो डायमेंशन है यहां पे देखना, फिर से लाल कलर से शो किया, ये क्या है? बेस। अब अगर मुझे टेन थीटा चाहिए तो इनका रेशियो चाहिए। सो व्हाट इज परपेंडिकुलर, कैसे मिलेगा? तो सिंपल सी बात है, अरे ये कर्व है ना यार, है तो ये कर्व। तो जो आपको वो पॉइंट्स आपने लिए हैं उस पर मार्क किया है, आप देखिए ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है? लेट्स से इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, उसके कोऑर्डिनेट है लेट्स से। ठीक है, ये जो कोऑर्डिनेट है लेट्स से वो है x1, y1, ये वाला, ये है x1, y1, ये वाला पॉइंट। ठीक, अब जो दूसरा पॉइंट B लिया था ये वाला, उसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है वो है x2, y2, x2, y2। तो यानी अपने पास ये तो है कि दोनों जहां जहां वो अपना कॉर्ड कर्व पे कट कर रहा है, अपने पास वो दो पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं। अब जो दो पॉइंट वहां पर एग्जिस्ट करते हैं उनको यूज करके मुझे बताओगे परपेंडिकुलर कितना होगा? जस्ट थिंक एंड टेल मी। तो मैं कह रहा हूं कि भाई ये जो पूरा डायमेंशन यहां से यहां तक होगा, देखना ये, देखना ये पूरा डायमेंशन यहां से यहां तक, बोलना कितना होगा भाई? कितना होगा बोल? y2। और यहां से यहां तक ये डायमेंशन कितना होगा? ये डायमेंशन कितना होगा? ये कितना? y1। तो ये जो डायमेंशन यहां पे आके कटेगा ये होगा y1, और ये जो डायमेंशन यहां पे आके कटेगा ये होगा y2, एंड यू कैन अंडरस्टैंड द परपेंडिकुलर विल बी y2 माइनस y1। क्या होगा? y2 माइनस y1। जस्ट टेल मी व्हाट विल बी द बेस। क्या इसी लॉजिक से आप कह सकते हैं कि बेस होगा x2 माइनस x1? वही सेम लॉजिक यहां देख लीजिए, पॉइंटर से मैं शो करता हूं। जब ये वाला पॉइंट यहां x एक्सिस पे कटेगा, ये देख कटेगा, तो क्या है ये? x2। और जब ये वाला पॉइंट x पे कटेगा तो क्या मिलेगा? x1। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा? x2 माइनस x1। चलो, यानी स्लोप निकालने का कहीं ना कहीं एक तरीका तो मिल गया। अब जो तरीका अपन को मिला, ठीक है, जो तरीका अपन को यहां पे मिला उसको यूज करके मैं स्लोप लिख रहा हूं, स्लोप की डेफिनेशन लिख रहा हूं। तो स्लोप की डेफिनेशन क्या थी भाई? टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड बेस्ड ऑन दैट अबव ट्राइंगल, रुको जूम आउट कर देते हैं ताकि यूज कर पाए। हाँ, तो बेस्ड ऑन दैट अबव ट्राइंगल मुझे बता परपेंडिकुलर अपॉन बेस का अगर मुझे रिजल्ट लिखना है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का अगर मुझे रिजल्ट लिखना है, अब फोकस करना ध्यान से, इसलिए थोड़ा सा धीरे मूव कर रहा हूं मैं। ठीक है, कंफ्यूजन देखो, अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो इसको यहां वहां मूव करने से तो कमेंट्स में लिखना, ताकि मास्टर को पता चले कि यह तरीका आपके लिए सही है कि नहीं। डोंट वरी, मैं अलग अलग तरीके से लेक्चर पोस्ट कर रहा हूं ताकि मेरे को पता चले कि एक सामने वाले स्टूडेंट के माइंडसेट से मेजॉरिटी चीजें दिमाग में किस तरीके से घुस रही हैं। बेस्ट इनपुट बेस्ट आउटपुट होना चाहिए। अगर मैं इतना लोड लेके आप तक कोई चीज पहुंचाना चाह रहा हूं तो आप तक पहुंचनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से पहुंचनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पे टेन थीटा हो गया p बाय बी। अच्छा, अब उस टेन थीटा को जब आप यहां पे पुट करोगे तो ऊपर से अपने को मिला था y2 माइनस y1, और नीचे अपन लिखने वाले हैं भाई x2 माइनस x1। तो मैं कह रहा हूं ये कॉर्ड के स्लोप की डेफिनेशन हो गई सिंपल। इफ अ लाइन, दो मिनट के लिए कर्व छोड़ दे, जस्ट थिंक अबाउट द डेफिनेशन। इफ अ लाइन पासेस थ्रू टू पॉइंट्स x1 y1 x2 y2, the slope will be y2 minus y1 upon x2 minus x1। सीक्वेंस में ऊपर y2 माइनस y1 तो नीचे x2 माइनस x1, ऊपर y1 माइनस y2 तो नीचे x1 माइनस x2। नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दे ऊपर नीचे, पता चल जाएगा अपने आप। ठीक है,
तो कहीं ना कहीं आप, अगर मैं फिर से एक डेफिनेशन पूछूं व्हाट इज स्लोप, तो चलो ठीक है, वो टेन थीटा पेन थीटा हम बोल चुके हैं वो सब। मैं कह रहा हूं स्लोप का मतलब सिंपल, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, दैट इज व्हाट कैलकुलस इज। लेकिन कैसे, अभी उस पर जा रहे हैं, देख वो कैलकुलस कनेक्ट करेगा थोड़ी देर में, देखना। यही तो बोला था, चेंज y कैसे चेंज होता है x के रिस्पेक्ट में, यही कैलकुलस है। बट कैसे उसको डिफरेंशिएशन में इस्तेमाल करते हैं थोड़ी देर में भी देखना। तो यहां पे आप नोटिस करो जो स्लोप है वो आएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अच्छा जी, अब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स तो स्लोप है, लेकिन किसका है, टेंजेंट का कि कॉर्ड का? सर ये तो कॉर्ड का निकाला आपने, और टॉपिक आपने बोला स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओहो, समझदार लोग ही देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो अगर इस बात पे अपने चर्चा कर रहे हैं कि अपने को चाहिए स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो सर आप इतनी देर से स्लोप ऑफ कॉर्ड निकाल निकाल के क्यों चीख रहे हो? बताओ हमें, क्या आप बावले हो गए हो? नहीं, पर्पस ये है कि डिफरेंशिएशन का रिक्वायरमेंट क्या है। अबे अगर y और x का फंक्शन पता है, यू नो ऑलरेडी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन y एंड x, तो मुझे ये बता क्या जरूरत है डिफरेंशिएशन नया पैदा करने की, पूरा एक ब्रांच अलग से कैलकुलस के बना के ये सब करने की क्या जरूरत है? सीधा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x निकालो, काम खत्म, स्लोप मिल गया, किसका, कॉर्ड का। लेकिन क्या टेंजेंट का स्लोप मिला? नहीं। क्या टेंजेंट का स्लोप मिला? नहीं। तो अगर टेंजेंट का स्लोप नहीं मिला तो अब बाजू वाली फिगर पे फोकस करना, इसलिए बाकी सब हटा दे रहा हूं, खाली इस पे फोकस करना। थोड़ा जूम कर देते हैं, ठीक, चल। फिर लास्ट में जब उसको कंपेयर करेंगे तो उसके बाद सीधा फॉर्मूले स्टार्ट हो जाएंगे, जो टेक्निकल फॉर्मूले हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। चलो भाई लोग, अब यहां पे क्या करूंगा मैं, ध्यान से देखियो, ये फिर से वही कर्व, कर्व अलग नहीं है, रंग बदल दिया, गिरगिट नहीं है ये, डोंट वरी। वो येलो था ये व्हाइट बना दिया, तो कर्व अलग नहीं हो गया, कर्व सेम है, जस्ट अब जो मैं पढ़ा रहा हूं वो मैं टेंजेंट के थ्रू बढ़ाऊंगा, ठीक है। कॉर्ड तो दो पॉइंट के बीच में बनती है, मुझे बता टेंजेंट कहां बनता है? टेंजेंट, तो टेंजेंट क्या दो पॉइंट के बीच में बनता है कि एक पॉइंट के बीच, एक पॉइंट से पास करता है? तो अगर मान लीजिए देयर इज अ पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट है, मान ले ये पॉइंट है। अब अपने को यहां पे एक टेंजेंट है जो इससे पास कर रहा है, ये रहा, ठीक है। ये जो टेंजेंट है ये लेट्स से उससे पास कर रहा है, ठीक, एक ही मिनट, हाँ, मान लीजिए ये टेंजेंट है। अब ये जो टेंजेंट जो उससे पास कर रहा है, मुझे इसका स्लोप चाहिए। तो आप बोलोगे सर प्रोटेक्टर लाके नाप लेते हैं। भाई साहब, बोल भी रहा है क्या कोई? हाँ, प्रोटेक्टर लेके नहीं नापना बेटा, नहीं तो फायदा क्या है सब पढ़ाने का, पूरा डिफरेंशिएशन पानी में चला गया, ठीक। तो जब आपने ये टेंजेंट बनाया तो अपने पास क्या हम सारे तरह के कर्व प्लॉट कर सकते हैं पहले से? भाई बताओ, इतना टाइम है कि आप सारे तरह के कर्व प्लॉट कर सकते हो आले तड़े इक्वेशन के? नहीं, नीट के सिलेबस में नहीं है, अरे मेंस में भी नहीं है, वो कुछ टाइम के बाद आता है जब वो मैथ्स में ये सब पढ़ते हैं, कर्व फिटिंग एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो इस टेंजेंट का स्लोप चाहिए तो क्या तरीका होगा? एंड देयर शुड बी अ लेजिटिमेट वे ऑफ फाइंडिंग दैट स्लोप। ये नहीं कि सर वो वहां से नाप लो, यहां बना के नाप लो, वहां लाइन खींच लो, वहां भी कैसे देख ले, वहां भी मुझे कॉर्ड के केस में भी स्लोप कैसे निकाला? तो कॉर्ड के केस में भी स्लोप कैसे निकाला था भाई? उसके दो पॉइंट पता थे, अपना ए और बी। अब अगर ए जो अपना ए और बी पॉइंट है, अगर इस वाले सिचुएशन में ए और बी पॉइंट दोनों पता है तो हमने उसको यूज करके स्लोप निकाल लिया। मेक सेंस और नॉट? तो जब उसको अपन यूज करके स्लोप निकाल रहे हैं तो यहां पे भी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स जैसा कुछ फॉर्मूला होना चाहिए। लेकिन व्हाट इज द प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, तो प्रॉब्लम यह है कि इस टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए अगर मैं वही सेम फॉर्मूला स्लोप का जो मैंने पहले लिखा था, एंड दैट वाज डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, अगर मैं वही दोबारा यूज कर लूं, तो प्रॉब्लम क्या है कि सर इससे पहले तो जो कॉर्ड था वो दो पॉइंट के बीच में था, तो दो वाई थे दो एक्स थे। अब जब वो चीज ही एक ही से पास हो रही है तो खुद सोचो इसका कोऑर्डिनेट विल बी एक्स कॉमा वाई, तो पॉइंट तो एक ही है, तो काहे का डेल्टा? डेल्टा मतलब क्या है भाई? वो डेल्टा मैंने कैसे लिखा है? डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है डेल्टा? तो वो चेंज को रिप्रेजेंट करता है, वही तो लिखा अपन ने, चेंज लिखा आपने, तो चेंज को रिप्रेजेंट करता है डेल्टा। तो डेल्टा अगर चेंज को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे चेंज निकालने के लिए अपने पास तो दो एक्स और दो वाई है ही नहीं, तो अपने पास कितने एक्स हैं? एक ही। कितने वाई हैं? एक ही। तो अगर मैं इस फॉर्मूला को थोड़ा सा ओपन कर लूं तो फॉर्मूला था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि वो जो कॉर्ड नहीं था जो दो अलग अलग पॉइंट पे था, ये जो कॉर्ड आपका दो अलग अलग पॉइंट पे था, ध्यान देना, ये ए वाला और ये जो पॉइंट है बी वाला।
अब आप सोचो, अगर ये वाला पॉइंट और ये वाला ये जो ए वाला पॉइंट है, अगर ये दोनों खिसक के, ये दोनों पॉइंट खिसक के एक ही जगह पर आ जाएं, एक ही जगह पर आ जाएं, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है बी, वो भी खिसक रहा है और कहां पहुंचेगा, एक्स कॉमा वाई पर, और ये वाला जो पॉइंट है ए, वो भी खिसके कहां पहुंचेगा, एक्स कॉमा वाई पर. वाई? बिकॉज वी आर नॉट ड्रॉइंग अ कॉर्ड, वी आर ड्रॉइंग अ टेंजेंट. तो वो खिसका के वहीं अगर ले आए, मान लो अपने अगर वहीं ले आते हैं, तो वो एक सिंगल पॉइंट हो जाएगा और वहीं से वो पास कर जाएगा. यस और नो? ठीक. तो इसका मतलब ये है कि बेस्ड ऑन दी अबव, मतलब इससे पहले जो अपन ने लिया, बेस्ड ऑन दैट वी कैन से कि दोनों पॉइंट वहीं पहुंच गए. यानी y2 और y1 क्या है, सेम, 0, और x2 और x1 क्या है, सेम, यानी 0. तो 0/0 क्या आएगा बताएं भाई, नील बटा सन्नाटा. बहुत बढ़िया, ये आएगा नॉट डिफाइंड. वाह, इतनी मेहनत करके अपने कहां टिके, नॉट डिफाइंड पे. तो इसी को डिफाइन करने का एक तरीका है, which is not actually taking those two x1 and x2 to a single point x. वो जो x1, जो आपका x2 और x1 था, उनको खिसका के एक सिंगल पॉइंट वहीं x, y पे ले आए आप, ये तरीका गलत हो जाएगा. बिकॉज दोनों x और दोनों y सेम हो गए, तो 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगी. तो क्या करेंगे उसका तरीका, सिंपल. ये जो x1 था उसको खिसका के एकदम थोड़ा सा पहले ले आओ, बहुत थोड़ा पहले, और ये वाले पॉइंट को भी खिसका के एकदम थोड़ा पहले ले आओ. तो क्या आप दोनों सेम है या दोनों में स्लाइटली डिफरेंस है? देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस. क्या वो 0 देगा? नहीं, इससे स्लोप मिल जाएगा. एंड दिस टेकिंग ऑफ, क्या देख, वो x1 और x2 को क्या आपने उठा के एकदम एक ही पॉइंट x पे ले आए? नहीं. जब अपने उन दोनों पॉइंट को उठा के ला रहे थे, तो अपने उन दोनों पॉइंट के जस्ट आजू बाजू पहुंचे, जस्ट आजू बाजू. यानी मैथ्स इसको बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से कहता है. वो कहता है लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0. समझे इस बात को? लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0. क्या डेल्टा एक्स 0 ही है? पहले वाले अप्रोच में 0 था, लेकिन वो तो गलत है भाई. दिस इज द रॉन्ग अप्रोच टू फाइंडिंग स्लोप. तो अगर वो गलत है, इसका मतलब दिस शुड नॉट बी द अप्रोच, ये अप्रोच नहीं होना चाहिए. तो अपना पहले ये वाला पॉइंट हटाते हैं. तो मैथ्स बोलता है नहीं भाई, ऐसा नहीं करने का. दोनों जो x1 और x2 था कॉर्ड वाले, उनको धीरे धीरे खिसका के एकदम x के जस्ट आजू बाजू ले आओ, पास, एकदम पास में, नॉट एग्जैक्टली, एकदम पास. तो जब आप वहां पे लेके आए, तो आपका जो फॉर्मूला था उसमें लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एंड दिस डेल्टा y बाय डेल्टा x, which was the definition of slope of a chord, will get converted to dy by dx. इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. तो अब ये क्या है, ये है क्या, ये तो इसको बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर. मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखता हूं, ठीक है, मैं थोड़ा सा अलग तरीके से लिख रहा हूं इसको, एक ही मिनट. हाँ, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, देखना, डी बाय डी एक्स ऑफ वाई. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कि y इन द फॉर्म ऑफ x एज ए फंक्शन उठाओ और उसको कर दो डिफरेंशिएट. सिंपल, ज्यादा दिमाग मत खर्च कर. टेन थीटा, मुझे बता 1030 डिग्री क्या होता है? व्हाट इज 1030? अरे भले अपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं पढ़े, बट 1030 बेस्ड ऑन 10th बोल, क्या होता है? वो होता है 1/√3. चल मान ले नहीं भी पता, कोई बात नहीं, एक आउटपुट तो मिला 1030. अच्छा, इसी 10 फंक्शन को चेंज मत कर, बट यहां पे 60 डिग्री पुट कर दे, क्या मिलेगा? √3. क्या ये दोनों सेम है? नहीं. तो क्या आप जब एंगल चेंज करते हैं तो आपका आउटपुट चेंज होता है? यस. तो व्हाट इज 10? योर फंक्शन. व्हाट इज 30 डिग्री, 60 डिग्री? योर इनपुट. तो y in terms of x is a function which is y as a function of x. तो आपके पास x के टर्म्स में एक फंक्शन है. अब जैसे ही आप उसको उठा के पुट करते हैं तो एक आउटपुट दे देता है. वैसे ही आप y के साथ अगर d by dx लगा देंगे तो वो उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देता है. एंड दैट डिफरेंशिएशन प्रोड्यूसेस स्लोप ऑफ टेंजेंट. क्या बोलता है भाई? स्लोप ऑफ टेंजेंट. ठीक है, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट है. तो अब अगर इस केस में आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट आप निकाल रहे हैं, ध्यान देना भाई, अगर आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे तो आप डेल्टा y बाय डेल्टा x से नहीं जाएंगे, बिकॉज ये एक टेंजेंट है जो एक सिंगल पॉइंट से पास करता है. अच्छा, क्या यहां पर बहुत सारे टेंजेंट बनेंगे? बताइए भाई, यहां पे बताओ, यहां पे भी एक टेंजेंट होगा. ठीक है, रंग अलग ले लेते हैं. ओहो, यहां पे भी अलग टेंजेंट होगा. क्या टेंजेंट बहुत सारे होंगे? बिल्कुल, बहुत सारे टेंजेंट एग्जिस्ट करेंगे.
तो अगर टेंजेंट बहुत सारे हैं, ध्यान देना, अगर टेंजेंट बहुत सारे हैं तो इतने सारे टेंजेंट अगर एग्जिस्ट करेंगे तो हम उसको कैसे निकालेंगे? क्या सबके लिए अलग अलग फॉर्मूला लगाने बैठेंगे? नहीं, फर्स्ट विल डिफरेंशिएट द फंक्शन, टाइम अंडरस्टैंड, स्टेप वाइज चलेंगे। डिफरेंशिएट करते कैसे हैं वो इसके नेक्स्ट लेक्चर में शुरू होगा, और सारी आइडेंटिटीज, एंड आई विल टेक यू टू दैट पार्ट, वो जहां पे डिफरेंशिएशन का एक चेन रूल करके आएगा, स्पेशल केस ऑफ चेन रूल डिफरेंशिएशन, वो अपना आखिरी पॉइंट होगा, ठीक है? वो अपने को बहुत कुछ सिखाएगा एक तरीके से। तो यहां पे ये जो आपका dy बाई डी एक्स है, जो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स से dy बाई डी एक्स में कन्वर्ट हो गया, दिस इज योर स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब वो dy बाई डी एक्स है क्या? तो y इज अ फंक्शन ऑफ x, यानी वो आपका फंक्शन है जो आप पुट करेंगे। एंड व्हाट इज डी बाई डी एक्स? मैं कोशिश करता हूं, हाइलाइटर यूज करता हूं, जस्ट अ सेकेंड। ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। जैसे टेन थीटा का फंक्शन में टेन था ना, वैसे ही डी बाई डी एक्स क्या है? वो फंक्शन, वो डिफरेंशियल ऑपरेटर। जैसे ही वो y के साथ जुड़ जाता है, फंक्शन डिफरेंशिएट हो जाता है, और फंक्शन डिफरेंशिएट होते ही उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट x की वैल्यू पुट करते जाइए, क्योंकि सोचिए टेंजेंट एक ही x पे एग्जिस्ट करता है क्या? देखो यहां पर ये वाला भी, ये जो x है उसके करस्पॉन्डिंग यहां पे x होगा, ये जो देखो ये जो x है, फिर वैसे यहां पे ये जो x होगा उसके करस्पॉन्डिंग ये वाला टेंजेंट होगा, फिर यहां जो टेंजेंट बना है उसके करस्पॉन्डिंग ये वाला x है। तो सब जगह अलग अलग x है ना भाई, तो अलग अलग टेंजेंट मिलेगा, यानी x की वैल्यू चेंज करते रहो तो आपको टेंजेंट के स्लोप अलग अलग मिलते रहेंगे, ठीक है? तो अब इस d बाई डी एक्स को अगर y के साथ जोड़ दें तो क्या होता है? फंक्शन डिफरेंशिएट, एंड द मोमेंट यू ऑब्टेन दैट डिफरेंशिएटेड फंक्शन, यू पुट योर x एंड यू ऑब्टेन द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट x। जो x पुट किया वहीं वो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा, ठीक है? भावना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन, ये एक तरीके से अपना डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन है, ठीक है? कि क्या क्या मतलब है, क्या पर्पस है, डिफरेंशिएशन पढ़ना क्यों है, ठीक है? क्यों पढ़ना है अपने को डिफरेंशिएशन, क्या पर्पस है डिफरेंशिएशन को पढ़ने का? तो सिंपल सा लॉजिक है, डिफरेंशिएशन पढ़ने का रीजन है अपने को यह समझना कि ये हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है, विच वॉज नॉट इजीली कैलकुलेट, नॉट इजीली क्या, विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द स्लोप ऑफ कॉर्ड, बिकॉज इट रिक्वायर्स टू डिफरेंट y एंड टू डिफरेंट x। और लिमिट क्यों बोला यहां पे? लिमिट क्यों बोला? लिमिट इसलिए बोला बिकॉज डेल्टा x अगर एग्जैक्टली जीरो हो जाएगा तो वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म प्रोड्यूस करके देगा। चलिए, तो अब हम एंटर करेंगे डिफरेंशिएशन के अंदर, और डिफरेंशिएशन की आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे। दिस लेक्चर वाज जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट इज डिफरेंशिएशन। अच्छा, अब दो तरह के कर्व हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। मैं दो शब्द कह रहा हूं, अगर सेंस बने तो कनेक्ट करके बताना जल्दी से, इन दोनों कर्व के साथ दो शब्द कह रहा हूं मैं, मुझे वो जो दो वर्ड्स हैं मुझे कनेक्ट करके बताना, ठीक है? एक शब्द है एवरेज और एक शब्द है इंस्टेंटेनियस। ये भी स्लोप है, ये रहा फॉर्मूला, ये भी स्लोप है, ये रहा फॉर्मूला। लेकिन अभी आप इस फॉर्मूले के डिफरेंट वर्जन जानते नहीं है, क्योंकि आपने कभी डिफरेंशिएट किया ही नहीं है। तो जब तक कोई तुम्हें रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, आइडेंटिटीज ऑफ डिफरेंशिएशन, एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, चेन रूल, स्पेशल केस ऑफ चेन रूल नहीं पढ़ा देता, तब तक ये होगा थोड़ी। तो वो तो अलग बात है, बट कम से कम डिफरेंशिएट तो हो रहा है। तो एक शब्द है एवरेज और एक शब्द है इंस्टेंटेनियस। एवरेज इज बिटवीन 2 पॉइंट्स, इंस्टेंटेनियस इज ऑन अ सिंगल टाइम इंस्टेंस, यानी एट अ सिंगल पॉइंट। तो मुझे बता इनमें से कौन सा एवरेज को शो करता है और कौन सा इंस्टेंटेनियस को। बहुत बढ़िया, ये एवरेज और ये इंस्टेंटेनियस। तो अब मैं थोड़ा बहुत मोशन इन स्ट्रेट लाइन का अगर पॉइंट यहां पे बोल दूं, जस्ट कह दे रहा हूं, डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ, आएगा वो पॉइंट बाय पॉइंट, बहुत कुछ है भाई अभी तो मुझे बता कि ये जो आपका क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन है, इसको क्यों निकाला, क्या पर्पस है? तो स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन दो तरह के होते हैं, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। एग्जांपल के तौर पे सुन ले, बस मैं कनेक्ट कर रहा हूं स्ट्रेट लाइन से, और इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा मैथमेटिकल टूल के अंदर का, जो स्ट्रेट लाइन के अंदर ही आ रहा है। मेन चैप्टर कौन सा है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो आप समझ लीजिए मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विल बी वेरी बिग फॉर अस। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें आपको वहीं पढ़नी पड़ेंगी ताकि आप हर जगह यूज कर सकें। मैं चाहता तो इसको अलग चैप्टर से भी बोल सकता था, बट फिर वही है कि डायरेक्ट अगर कोई चीज पढ़ के कनेक्ट नहीं की तो रेलेवेंस ही नहीं मिलेगा कि रटाया क्यों था भाई, क्यों पढ़ाया इतना, क्यों इतना डिफरेंशिएशन में ज्ञान दिया। ये ज्ञान काम बहुत आएगा, अभी नहीं बाद में रियलाइज करोगे। जो टीचर आपको सिर्फ चीजें रटा दे वो एग्जाम में जाके आप पक्का छोड़ दोगे।
और जो एक बार इधर घुस जाए भेजे के अंदर, कनेक्ट हो जाए। जैसे सुनना, तुम मान लो, जस्ट एक लास्ट एग्जांपल देता हूं, फिर इस सेशन को रैप अप करते हैं, फिर दूसरा जो पार्ट है आपका आइडेंटिटीज वाला डिफरेंशिएशन में, उसको शुरू करते हैं। द सेम विल बी टेकिंग द इंटीग्रेशन एंड उसके साथ डील करेंगे। तो अब जो डिफरेंशिएशन है अपना, उस पर जाने के लिए सिंपल जो आपका मोशन एंड स्ट्रेट लाइन है उससे कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए आप यहां एक्सप्रेस वे, जो आपका हाईवे है वडोदरा, ठीक है, वडोदरा अहमदाबाद एक्सप्रेस हाईवे है एक, उस हाईवे पे मान लीजिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट आप जाएं, 100 किलोमीटर की दूरी है, मान लीजिए 2 घंटा लगा। अब एक स्पीड है विच इज 50 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, स्लाइड ले लेते हैं, रुको, हाँ, मान लो 100 किलोमीटर की दूरी है भाई, 100 किलोमीटर, स्पीड कितनी है गाड़ी की, सॉरी टाइम कितना लगा, 2 आवर्स, तो स्पीड कितनी आई, 50 किलोमीटर पर आवर। डोंट वरी, चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, जस्ट कनेक्ट कर दे पहले ताकि रिलेशन बैठ जाए, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये तो एक स्पीड हो गई, दिस इज वन स्पीड, एक और स्पीड है, वो गाड़ी में जो ड्राइवर मतलब ड्राइव कर रहा है, उसके बाजू में एक बंदा बैठा है, उसने बोला कि यार स्पीडोमीटर जो लगा होता है ना, कांटा नहीं होता वो गाड़ी के अंदर, उस स्पीडोमीटर में देख के बताना ना कि वो क्या शो कर रहा है, तो उसमें 80 था। थोड़ी देर के बाद 5 मिनट के बाद पूछा तो उसमें 100 था, फिर 5 मिनट के बाद पूछा तो उसमें 90 था, फिर 5 मिनट के बाद पूछा तो पहले ड्राइवर ने गाली दी, उसके बाद स्पीड बताई, ठीक है। एनीबॉडी विल गेट फ्रस्ट्रेटेड, अबे गाड़ी चलाओगे तेरी स्पीड बताता हूं, ठीक है, कोई नहीं। तो अब वो जो स्पीड जो उसने बताई, जो स्पीड उसने बताई, वो स्पीड उस पर्टिकुलर टाइम पे, मान लो कोई टाइम टी है, ठीक है, कोई टाइम टी है, ठीक है, कोई टाइम टी है, उस टाइम टी पर उसने जो स्पीड बताई वो स्पीड है लेट्स से 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब 2 स्पीड है, एक ये वाली फर्स्ट वाली और एक ये सेकंड वाली। मुझे बता पहली वाली कौन सी है, एवरेज या इंस्टेंटेनियस, तो फर्स्ट वन इज एवरेज। यानी एवरेज स्लोप जब निकालेंगे आप किसी कर्व का, या एवरेज स्लोप निकालेंगे बेस्ड ऑन द नंबर्स गिवन, दैट विल गिव यू द एवरेज स्पीड, ठीक है। अभी मैं डेफिनेशन नहीं दे रहा हूं, फॉर्मूला नहीं दे रहा हूं, कनेक्ट मत कर, ऐसे मत सोच कि टॉपिक हो जाएगा इससे, नहीं, सिर्फ रेलेवेंस बता रहा हूं। अच्छा, ये 80 किलोमीटर पर आवर क्या है, व्हाट इज द 80 किलोमीटर पर आवर, ये एवरेज स्पीड है कि इंस्टेंटेनियस, तो सर ऑब्वियस ही बात है किसी एक समय पे है तो ये इंस्टेंटेनियस होगा, एक क्षण पे, क्षणिक स्पीड, ठीक। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो 2 कर्व हैं आपके सामने, ये एवरेज और ये इंस्टेंटेनियस को शो करता है। तो कैलकुलस में जब जब मुझे इंस्टेंटेनियस चीजें चाहिए होंगी, मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। बोलना भाई क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा जब जब मुझे इंस्टेंटेनियस चीजें चाहिए होंगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में विल बिगिन विद द आइडेंटिटीज एंड विल टेक टू द स्पेशल केस ऑफ चेन रूल, जहां पे अपना पूरा डिस्कशन डिफरेंशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म होगा। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं। अगर ये लेक्चर नहीं देखा ये वाला तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यू कैन, मतलब आप स्ट्रेट अवे जा सकते हैं आइडेंटिटीज वाले पार्ट पर, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आप उस पोर्शन पे जाते हैं, नथिंग विल बी लॉस्ट। द ओनली थिंग इज कि यू विल बी मतलब जो चीजें आप चैप्टर 10 चैप्टर या 5 चैप्टर या 50-100 क्वेश्चन करने के बाद रियलाइज करेंगे, कभी खनकेगा, कभी क्लिक होगा आइडेंटिटीज करने में, डीपीपी करने में, वो अभी समझ जाओगे अगर ये लेक्चर आपने क्रिटिकली देखा तो, ठीक। चलिए।